सर्विस प्रोटेक्शन में। सो गाइस, विजन पीटी 365 का कल्चर का यह सेगमेंट है। आई होप सो कि ये मैं एक बार में पूरा का पूरा फुल वीडियो दे दूं। ठीक है, पूरा प्रयास यही रहेगा, देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, सो ये कल्चर का पीटी 365 है। सो आई होप सो कि आप इसको एंजॉय करेंगे। देखिए, फुल लेंथ ये मैगज़ीन उन्हीं के लिए काफ़ी रिलेवेंट होगी जो बिल्कुल एक साल से करंट अफेयर को देखते आए हैं। जो लोग स्किप करके पढ़े हैं, सो प्लीज़ वो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना, मेन जगहों को पढ़ना है, मेन व्यक्तित्व को पढ़ना है, चित्रकला के बारे में जानना है। क्यों? क्योंकि आपके पास जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए तो वहाँ से आप रिकॉल करके कंटेंट को रिकलेक्ट करके आप एलिमिनेट करो या राइट आंसर को क्लिक कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला चर्चा में क्यों आया। सो कलिंग स्थापत्य कला के संबंध में उड़ीसा के मंदिर कई घटनाओं के कारण चर्चा में है, इसलिए यह करंट अफेयर का पार्ट बन गया। सो लिंगराज मंदिर और इससे संबंध 8 मंदिरों को एक विशेष कानून के तहत लाने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप सो कि आप इसको जरूर कनेक्ट करेंगे। जो लोग उड़ीसा का स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे उनके लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो लिंगराज मंदिर और इससे संबंध 8 मंदिरों को विशेष कानून के तहत उड़ीसा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने उड़ीसा सरकार के इस अध्यादेश का विरोध किया है। ठीक है, एक अन्य घटना में उड़ीसा सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर व्यापक पैमाने पर सौंदर्यीकरण परियोजना का निष्पादन में कुल प्रबंधन पाए जाने को लेकर आपत्ति उठाई जा रही है। ठीक है, अब इतिहास के बारे में देख लें। सो यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक है, मंदिर का जो निर्माण है 12वीं शताब्दी में पूर्व गंग वंश के प्रथम शासक राजा अंतरवर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। ठीक है, जो जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर पूरी, ठीक है, स्थापत्य संबंधित विवरण की बात करें तो जो जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग स्थापत्य कला शैली से निर्मित है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि जो जगन्नाथ का मुख्य मंदिर है कलिंग स्थापत्य कला शैली से निर्मित है। ठीक है, दिन के किसी भी समय मुख्य मंदिर का जो छाया है जमीन पर नहीं पड़ता है, यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। पवित्र त्रिमूर्ति भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है, मंदिरों पर नक्काशी मुख्य रूप से देवी देवताओं की है। तो ये रहा पूरा का पूरा जगन्नाथपुरी मंदिर का विवरण। ठीक है, अन्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है, इसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार के सामने अरुणा स्तंभ या सूर्य स्तंभ है जो कि मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो यह मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे स्वयं उत्पन्न शिवलिंग भी कहा जाता है। ये लाइन भी आपको याद रखना है। सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति केशव ने 10वीं शताब्दी ईसा में इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति केसरी ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। 11वीं शताब्दी में राजा लाल तेंदु केसरी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न करवाया था। देखिए, यूपीएससी आपसे एस्पेक्ट रखती है इस वाले लाइन का। आई होप सो जिसको जितना, देखिए हर एक पेपर का अपना एक तरीका होता है, हर एक एप्लीकेशंस होता है। यूपीएससी आपसे एस्पेक्ट रखते हैं ये बात पूछने का। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति केसरी हैं वो 10वीं शताब्दी ईसा में इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था और 11वीं शताब्दी यानी 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण शुरू हुआ और 11वीं शताब्दी में संपन्न हुआ। राजा लाल तेंदु केसरी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न करवाया था। ठीक है, लिंगराज मंदिर पे आते हैं। स्थापत्य कला संबंधी कुछ विवरण देख लेते हैं। यह विशाल मंदिर कलिंग स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्टता प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, कलिंग स्थापत्य कला, लिंगराज मंदिर, ठीक है, जो जगन्नाथपुरी मंदिर है ये भी कलिंग स्थापत्य कला शैली से निर्मित है। तो आई होप सो कि आप दोनों को याद रखना। यह मंदिर चार खंडों में विभाजित है। गर्भगृह, मुख्य मूर्ति स्थल,
यज्ञशाला, प्रार्थना के लिए कक्ष, भोग मंडप, अर्पण के लिए कक्ष और नाट्यशाला, नृत्य के लिए कक्ष। तो आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। इनकी अन्य विशेषताओं की बात करें, यह मंदिर उड़ीसा के शैव और वैष्णव संप्रदायों के समन्वय का प्रतीक है। ये स्टेट पीसीएस में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। यह शिवलिंग को हरिहर के नाम से जाना जाता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। मंदिर परिसर 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इसमें लगभग 50 छोटे मंदिर हैं। इनमें से एक देवी पार्वती को समर्पित है। ठीक है। ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा भारत में मंदिर है जहाँ पर माँ देवी पार्वती को एक समर्पित मंदिर है। ठीक है। तो आई होप सो कि हर लाइन को आप समझिए। ठीक है। कलिंग स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं। सो स्थापत्य कला की शैली नागर शैली की उप शैली है। ठीक है। स्थापत्य कला की शैली नागर शैली की उप शैली है। इमारती पत्थर सैंडस्टोन यूज हुआ है। द्वितीय विशेषताओं की बात करें तो मंदिर के प्रकार रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल। रेखा देउल, पीढ़ा देउल विष्णु, सूर्य और शिव मंदिरों से संबंधित है। खाखरा देउल चामुंडा और दुर्गा मंदिरों से जुड़ा हुआ है। इन दोनों को आप याद रखना। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि मंदिर के प्रकार में रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल। जो रेखा देउल और पीढ़ा देउल है ना, वह विष्णु, सूर्य और शिव मंदिरों को संबंधित है। खाखरा देउल चामुंडा और दुर्गा मंदिर से संबंधित है। ठीक है। आई होप सो आप इसको समझ। नक्काशी की बात करें तो देउल और जगमोहन दोनों संरचनाओं की दीवारों को भव्य रूप से स्थापत्य रूपांकनों और आकृति की प्रचुरता के साथ तराशा जाता है। ठीक है। रेखा देउल और खाखरा जो देउल है ये गर्भगृह होते हैं। ठीक है। पीढ़ा देउल इसमें नित्य, नाट्य मंडल और प्रसाद अर्पण सभा कक्ष यानी भोग मंडप शामिल है। ठीक है। सो आई होप सो कि आप इस मार्ग को देखना कि सूर्य का कोणार्क मंदिर, जगन्नाथपुरी, लिंगराज मंदिर और लक्ष्मणेश्वर भुवनेश्वर मंदिर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट में टॉपिक है होयसल मंदिर। ठीक है। तो सुर्खियों में क्यों आया? 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के बेलूर स्थित चन्नाकेशव मंदिर, हेलिबिड स्थित होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर स्थित केशव मंदिर को नामांकित किया गया है। होयसल स्थापत्य कला क्या है? सो स्थापत्य कला की शैली मिश्रित या बेसर शैली से जुड़ा हुआ है। इमारती पत्थर की बात करें तो सोप स्टोन अपेक्षाकृत मुलायम पत्थर। ठीक है। काल की बात करें तो 10वीं से 14वीं शताब्दी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। जो होयसल स्थापत्य कला है इसका जो टाइम पीरियड है 10वीं से 14वीं शताब्दी। ठीक है। और इस स्थापत्य से जुड़े जो मंदिरें हैं चेन्नाकेशव मंदिर वेलूर, ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर, हेलीविडू, केशव मंदिर, सोमनाथपुरा। ओके। सो जो होयसल मंदिर है, सो होयसल एक पवित्र स्मारक 2014 में ही यूनेस्को में अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह संरक्षित स्मारक है। इस स्मारक का संरक्षण और रख रखाव भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस, ये भी लाइन आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में तब्दील हो सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। विश्व धरोहर सूची के बारे में। जो विश्व धरोहर स्थलों का तात्पर्य ऐसे स्थलों से है जिन्हें उन्हें विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति इस कार्यक्रम का प्रबंधन या संचालन करती है। 1994 में विश्व धरोहर समिति ने एक प्रतिनिधित्व संतुलित और विश्वसनीय विश्व धरोहर सूची तैयार करने के लिए विश्व रणनीति निर्मित की थी। यह रणनीति का जो निर्माण है 1972 में कन्वेंशंस का अनुपालन करते हुए किया गया था। यह कन्वेंशंस विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों का संरक्षण से संबंधित है। जो धरोहर स्थल 3 प्रकार के होते हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। ठीक है। भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल है, 32 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। ये प्लीज़ आप याद रखना। 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है। विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं। ठीक है। 32
सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं। 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। ठीक है, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित और 32 सांस्कृतिक। आई होप सो आप याद रखना, टोटल 40 विश्व धरोहर हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है चोल कालीन मूर्तियाँ। ठीक है, सो सुर्खियों में क्या, हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुमति के बाद तमिलनाडु ने चोल कालीन कांस्य की 6 उत्कृष्ट मूर्तियों का वापस लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। ये मूर्तियाँ कल्लाकुरिची जिले के वीर चोलपुरम के नरेश्वर शिवन मंदिर की है। यह मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। इस मूर्ति को 1960 के दशक में भारत से चोरी कर लिया गया था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है। ये जो 3 मूर्तियाँ हैं, ठीक है, ये मूर्तियाँ कल्लाकुरिची जिले के वीर चोलपुरम के नरेश्वर शिवन मंदिर की है। तो ये लाइन आप याद रखना। ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण है चोल राजवंश के शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। इस मूर्ति को 1960 के दशक में भारत से चोरी कर लिया गया था। चोरी की गई जो मूर्ति है वह त्रिपुरंतकम, त्रिपुर सुंदरी और नटराज, दक्षिणामूर्ति, वीणाधारा, संत सुंदरार तथा उनकी पत्नी परवई नचियार की प्राचीन पंचलोह मूर्तियां शामिल है। ठीक है, सो पंचलोह शिल्प शास्त्रों द्वारा निर्धारित पारंपरिक 5 धातुओं का मिश्रण है। इस मूर्ति का निर्माण लुप्त मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग करके किया गया था। जो पुरावेश तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 बिना लाइसेंस के ऐसी कलाकृतियों के निर्यात को एक आपराधिक कृत्य मानता है। ये लाइन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो चोरी हो गई थी ना, तो बिना किसी लाइसेंस, बिना किसी अनुमति का, यानी पुरावेश तथा बहुमूल्य जो कलाकृति अधिनियम 1972 है, बिना लाइसेंस कि ऐसी कलाकृतियों के निर्यात को एक आपराधिक कृत्य माना गया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि ऐसे मामलों पर पारस्परिक सहायता की अनुमति प्रदान करती है। ये लाइन भी आप याद रखना कि जब भारत और अमेरिका के बीच में अगर ऐसी कन्फ्लिक्ट आ जाती है तो किस अधिनियम, किस ट्रीटी के तहत हम बात करते हैं। ठीक है, चोल मूर्ति के बारे में। चोल काल अपनी धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। इस काल की कांस्य प्रतिमाओं का जो निर्माण शेरे परंड या लुप्त मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। यह विधि भी आज भी भारत में प्रचलित है। यह धातु ढलाई की एक विधि है। इसके तहत एक पिघली हुई धातु को मोम मॉडल के माध्यम से बनाए गए एक सांचे अथवा आकार में डाला जाता है। ठीक है, क्लियर। एक बार जब यह सांचा बन जाता है तो उसके बाद मोम मॉडल को अग्नि की सहायता से पिघलाकर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, सो चोल स्थापत्य कला के बारे में जान लेते हैं। सो जो चोल स्थापत्य कला है कि शैली द्रविड़ शैली है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। इमारती पत्थर की बात करें तो नीस और ग्रेनाइट का यूज हुआ है। काल की बात करें तो 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच का यह समय था। ठीक है, और चोल स्थापत्य कला के अगर मंदिरों की जगहों की बात करें तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर और ऐरातेश्वर मंदिर। आई होप सो आप इसको याद रखना। जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है ये राजा राज द्वारा निर्मित है, और गंगकोई चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर है, यह राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित है, और ऐराश्वर जो मंदिर है वो राजेंद्र चोल द्वितीय द्वारा निर्मित है। और चोल राजवंश पल्लव राजवंश का उत्तराधिकारी था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन से आप याद रखना। जो चोल राजवंश से 8 से 12वीं शताब्दी ईस्वी का ये समय था। जो संस्थापक हैं उनका नाम था विजया
विजयालय, ठीक है। इस संस्थापक का नाम याद रखना कि विजयालय इसके संस्थापक थे। जो प्रमुख शासक थे, प्रमुख शासकों में राज चोल थे, 985 से 1014 ईस्वी के बीच का। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044, ठीक है। और गुलोत्तुंग प्रथम या पूर्वी तट का चोल साम्राज्य में मिला लिया था। तो आई होप सो कि आप इसको याद रखना, ठीक है। प्रमुख नगर की बात करें तो राजधानी तंजौर और बाद में गंगैकोंडपुरम था, और क्षेत्रीय राजधानी कांचीपुरम और मदुरै, जिसमें कभी कभी दरबार लगता था। वर्तमान क्षेत्र तमिलनाडु के पेरम्बलूर, ठीक है, अरियालू और नागपट्टनम, ठीक है, और पुडुकोट्टई, वृद्धाचलम और पिचावरम जिले थे, जो आज के आधुनिक जिले हैं, ठीक है। अगर संस्कृति की बात करें तो इन्होंने उत्कृष्ट कांस्य मूर्ति की ढलाई की थी। मुख्य रूप से हिंदू देवता नटराज की कांस्य प्रतिमा की मूर्ति बनाई थी। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखना। ये नटराज की जो कांस्य प्रतिमा थी, ठीक है। और भूमि कर आय का सबसे बड़ा एकल स्रोत था, ठीक है। हर एक राजतंत्र का एक आय का, एक पैसे का, इनकम का एक माध्यम होता है। तो ये भूमि का कर यहाँ पे सबसे बड़ा स्रोत था, ठीक है। अधिकारियों को जीविता नाम से वेतन के रूप में भूखंड दिया जाता था। ये भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। अगर भाषा की बात करें तो राजभाषा तमिल थी। यह जनता के लिए शिक्षा का माध्यम भी था। सांस्कृतिक भाषा, अगर संस्कृत भाषा पूजा पाठ के लिए प्रयोग किया जाने वाला भाषा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कुतुबशाही स्थापत्य कला, ठीक है। सो हाल ही में गोलकुंडा किले के कुतुबशाही मकबरे पर स्थित बावड़ी को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। ये क्वेश्चन 100% है कि बन सकता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हाल ही में गोलकुंड किले के कुतुबशाही मकबरे पर स्थित बावड़ी को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 से सम्मानित। देखिए बावड़ी जो होता है ना, यहाँ बहुत अच्छा उच्च कोटि का पानी का प्रबंधन होता है, जो कि 12 मासी पानी यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो बावड़ी को आप समझना कि पानी का प्रबंधन इस जगह पे होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं एक शाही कुआं होता है जहाँ पर 12 मासी पानी यहाँ पे अवेलेबल रहता है, ठीक है। जो गोलकुंडा किले का तेलंगाना की बावड़ी 16वीं सदी में निर्मित एक कुआं है। यह संरचना फारसी शैली में निर्मित है। इस स्मारक को विशिष्टता का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है: उत्कृष्टता पुरस्कार, विशिष्टता पुरस्कार, मेरिट पुरस्कार, विरासत के संदर्भ में नए डिजाइन के लिए पुरस्कार, सतत विकास के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार, ठीक है। तो आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। गोलकुंडा किले की अगर बावड़ी की बात करें तो आप ये संरचना प्लीज़ देख लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2000 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए किया गया है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचनाओं और इमारतों के पुनर्निर्माण, संरक्षण और रूपांतरण जैसे कार्यों में लगे निजी व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देता है, ठीक है। भारत में अन्य पुरस्कार विजेता स्मारक की बात करें तो उत्कृष्टता पुरस्कार की अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र, इसको भी मिला है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। मेरिट पुरस्कार की बात करें तो डोमकोंडा किला कम्मारेड्डी तेलंगाना, इसे 18वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों का एक ऊंचा परिसर है। इससे किले का दीवार का निर्माण करता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुतुबशाही स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो यह इंडो इस्लामिक शैली से संबंधित है, और जो पत्थर है ब्लैक बेसाल्ट का उपयोग किया गया है। काल जो है 1518 से 1687 AD का समय काल है, ठीक है। अगर इसकी और विशेषताओं की बात करें तो इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनार का प्रयोग किया जाता था। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इमारतों पर किया गया अलंकरण या सजावट उत्कृष्ट है। विशेष रूप से इमारतों की मुंडेरों
को अधिक अलंकृत किया गया है। टाइल्स का उपयोग के साथ कहीं कहीं स्टूको या कट प्लास्टर का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, अगर प्रमुख स्मारक की बात करें तो गोलकुंडा किला और चार मीनार। ठीक है, कुतुब शाही सुल्तानों के मकबरे की बात करें तो सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क 1530 ईस्वी, जमशेद कुली कुतुब शाह 1540। ठीक है, सुभान कुली कुतुब शाह 1550, इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1570, मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1600 ईस्वी, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह 1620, अब्दुल्ला कुतुब शाह 1670। सो कुतुब शाही सुल्तानों के मकबरे हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो कुतुब शाही राजवंश है उसका जो उत्तराधिकारी है वो बहमनी साम्राज्य। ठीक है, सो कुतुब शाही जो साम्राज्य है बहमनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ये एलिमिनेशंस में काफ़ी ये फैक्ट याद आते हैं। सो कुतुब शाही जो राजवंश है उसका जो समय था वह 1518 से 1687 का समय है। ठीक है, मुख्य अगर शासक की बात करें तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह इसके मुख्य शासक रहे हैं कुतुब शाही राजवंश के। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद का संस्थापक। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है कि जो हैदराबाद के संस्थापक है कौन है। सो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, ये स्टेट पीसेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हैदराबाद के संस्थापक है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, अबुल हसन ताना अंतिम शासक था। ठीक है, सो अबुल हसन ताना शाह अंतिम शासक था किसका, कुतुब शाही राजवंश का। ठीक है, संस्कृति की बात करें तो तुर्की कबीले, ठीक है, कारा क्यूयूनुल से संबंधित है। इस कबीले का जो राज चिन्ह था काली भेड़ थी। कुतुब शाही शासन के दौरान मंकन मौसाराम के नाम पर महाकाली यात्रा प्रतिवर्ष किया जाता था। किसी भी मंदिर में जाने के लिए हिंदुओं पर कोई तीर्थ यात्रा कर नहीं था। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कंटेंट, आई होप्स आपको ये पता भी होना चाहिए कि एक ऐसा ये शासनकाल था कि हिंदुओं को किसी भी मंदिर में जाने पर उन पर कोई तीर्थ कर नहीं लगाया जाता था। ठीक है, अब भाषा की बात करें तो इस काल में दरबारी भाषा फारसी थी और जबकि तेलुगु आम लोगों की भाषा थी। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने राज्य में तेलुगु भाषा के विकास को बढ़ावा देने के क्रम में इसे सीखने और इसके लेखन संबंधी कार्य को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, सो आई होप सो समझ गए। महापाषाण स्थल की अगर बात करें तो सुर्खियों में क्यों है कि हाल ही में देश के कई महापाषाण स्थलों की खोज की गई है। ठीक है, महापाषाण के बारे में अगर जानें तो महापाषाण समाधि स्थलों या संरक्षण के निर्माण के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। ये या तो समाधान स्थलों या किसी व्यक्ति या घटना विशेष की स्मृति यानी गैर समाधि से निर्मित स्मारक है। गैर समाधि वाली महापाषाण रचनाओं में स्मारक स्थल शामिल है जिसे मेन्हीर कहते हैं। ठीक है, भारत में मुख्य महापाषाण स्थल की बात करें तो प्रायद्वीपीय दक्षिण दक्कन के पठार, विंध्य और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र। समयावधि की बात करें तो भारत के महापाषाण स्थल 1300 ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक की अवधि है। ठीक, जो हाल ही में खोजे गए हैं तो असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण कालिक मर्तबान। ठीक है, याद रखना ये असम में दीमा हसाओ जिले में महापाषाण कालीन पत्थर के मर्तबान मिले हैं। इस खोज में भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। यह संबंध दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से स्थापित है। असम में पाए गए पत्थर में मर्तबान लाओस और इंडोनेशिया में पाए गए पत्थर के मर्तबानों के साथ प्रतीकात्मक और रूपात्मक समानताएं रखते हैं। सो ये बहुत बड़ा खोज है। ठीक है, सो आई होप सो इसको याद रखना। नेक्स्ट है कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में महापाषाण कालीन गुफा मिली है। ठीक है, सो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कदबा तालुक में महापाषाण काल की एक शैलकृतिक गुफा जो कि 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की मिली है। सामान्यतः महापाषाण कालीन समाधि स्थलों के पत्थर के घेरे और मेन्हीर पाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण कन्नड़ में मिली गुफा में एक कब्र, ठीक है, मकबरे से संबंधित पर एक
वृत्त या शून्य अंकित है। तो आई होप सो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट साबित होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले कंटेंट पे। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, सो क्या है, मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर। सो लगभग 3 दशकों के बाद जम्मू कश्मीर के मत्तन में स्थित प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर में शुभ नवग्रह अष्टमंगलम पूजा का आयोजन किया गया है। मार्तंड मंदिर का जो निर्माण है 8वीं शताब्दी में सूर्य या मार्तंड के सम्मान में कश्मीर के कारबोट राजवंश का कारकोट राजवंश 724 से 771 ईस्वी में राजा ललितादित्य ने करवाया था। ठीक है, तो ये राजवंश का नाम याद रखना। ठीक है, कि कारकोट राजवंश जो है 724 से 761 में राजा ललितादित्य ने करवाया था। ठीक है, और ये ग्रीक पैटर्न में चूना पत्थर और स्तंभों का उपयोग करके वर्गाकार क्षेत्र बनाया गया है। यह कश्मीरी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर। सो उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर के दर्शन करने वाले लोग शीघ्र ही जगमोहन के उत्तरी हिस्से में नए नक्काशीदार पत्थरों को देख सकेंगे। अगर अवस्थिति की बात करें तो यह मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। निर्माता इसका जो निर्माण है पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये क्वेश्चंस आप प्लीज़ ये लाइन याद रखना, ये क्वेश्चंस में तब्दील हो सकता है। स्थापत्य शैली की बात करें तो स्थापत्य की उड़ीसा शैली या कलिंग शैली में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है माहुली मंदिर समूह। सो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण संस्कृति मंत्रालय की माहुली समूह में मंदिरों की व्यापक विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो आई होप सो इसको याद रखना। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। स्थान की बात करते हैं, यह मंदिर समूह महाराष्ट्र के सतारा में कृष्णा और वेन्ना नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, मंदिर का स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य में हेमाडपंथी शैली में इसका निर्माण कराया गया है। विशेषता है इस मंदिर में समूह का परिसर सप्तभुजीय है। ठीक है, सूखे पत्थरों का चिनाई से निर्मित गर्भगृह व मंडप है। साथ ही एकल पत्थर पर उकेरी गई एक लंबी संरचना दीपमाल है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें तेलंगाना शैल कला पूरा स्थल। सो तेलंगाना में यदाद्री भुवनगिरी जिले में काशीपेटा के मध्य पाषाणकालीन शैली चित्रों में युक्त एक प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय, महापाषाण काल की समाधि और सूक्ष्म पाषाण पाए गए हैं। जो शैलाश्रय एक सांप के फन के समान दिखाई देने वाली शैली की एक बड़ी संरचना के अंदर स्थित होता है। तो आई होप सो इसका ये विशेषता याद रखना। सूक्ष्म पाषाण उपकरण शैल कला शैली और चित्रों में विभिन्न आकृति तथा बाइसन के चित्र इंगित करते हैं कि शैल कला स्थल सूक्ष्म पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, एक हथियार लिए किसी पुरुष के चित्र के उत्तर ऐतिहासिक काल से संबंधित होने की संभावना है। तो आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चेन्नई में 12,000 वर्षों से मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। सो क्या है, सो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेन्नई के बाहरी इलाके में खुदाई से कुछ कलाकृतियां मिली हैं। इससे इस क्षेत्र में लगभग 12,000 वर्ष से लोगों के निरंतर निवास का पता चलता है। यह कलाकृतियां मध्य पाषाण काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के पल्लव काल यानी 4वीं शताब्दी की शुरुआत से 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक के क्षेत्र में मानव के निरंतर निवास करने का प्रमाण दे रही है। खुदाई से प्राप्त वस्तुओं की अगर बात करें तो सतह से नीचे की परत में मध्य पाषाण काल यानी 12,000 साल पुराने के हस्तकुठार, खुरचनी, क्लीवर्स सहित पत्थर के औजार पाए गए हैं। और ऊपरी परत में इस परत में संगम युग यानी 2000 ईसा पूर्व से रोमन शैली के भांड खंड, कांच के मनके, सोने के आभूषण, टेराकोटा खिलौने पाए गए हैं। सो आई होप सो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट होगा। और एग्ज़ाम में चित्रकला और
जो आर्ट्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट अपना स्थान रखते हैं, जिसको भी बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी देखते हैं कि जो भारतीय पारंपरिक भारतीय वस्त्र हैं, सो हाल ही में यूनेस्को ने 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा नामक दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज में देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की गई है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हमें जानना भी चाहिए। सो भारत के पारंपरिक वस्त्र की बात करें तो उत्पत्ति की बात करें तो भारतीय वस्त्रों की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी जा सकती है। यहाँ के लोग अपनी पोशाक की बुनाई करने के लिए घर पर तैयार धागों का प्रयोग करते थे। वे अपने वस्त्रों को रंगने के लिए नील का प्रयोग करते थे। तो यहाँ में से एक इन्फॉर्मेशन मिला, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी करने में काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है, कढ़ाई वाले अगर वस्त्रों की बात करें तो फुलकारी, चिकनकारी। ठीक है, देखिए जो चिकनकारी है ना, एक प्रकार का एक तरीका होता है। अगर ये जैसे आज के समय में जो चिकन के कपड़े, चिकन के कुर्ता, चिकन की जो साड़ियाँ मिलती हैं वह लखनऊ मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निक होता है, कपड़े का एक क्वालिटीज़ होता है जिसके आधार पे चिकन की कढ़ाई की जाती है। ठीक है, प्रतिरोध रंजित वस्त्र की बात करें तो बंधनी, इकत, छपाई वाले वस्त्र, कलमकारी, बगरू छपाई, हाथ से बुने अगर वस्त्र की बात करें बनारसी जरी वस्त्र और कश्मीरी साल। ठीक है, सो आई होप सो कि ये एग्ज़ाम के रिलेवेंट हमें होगा। ठीक है, भारत के विरासत वस्त्र शिल्पों की अगर सूची की बात करें तो उत्तर भारत की बात करें तो लद्दाख में थिंगमा, ठीक है, ऊन बांधकर रंगाई किए हुए वस्त्रों या बंधानी या टाई डाई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चम्मा रुमाल, चम्मा घाटी। हरियाणा की बात करें तो खेस बुनाई, पानीपत। ठीक है, टेपेस्ट्री, चित्र यवनिका बुनाई, पानीपत। राजस्थान की बात करें तो डंका कढ़ाई, उदयपुर। स्लिटड प्लाई बैड बुनाई। यूपी की बात करें तो अवध, जामदानी वाराणसी, बालूचरी बुनाई वाराणसी, बदला कढ़ाई लखनऊ, ग्यासर बुनाई वाराणसी, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ठप्पा छपाई फर्रुखाबाद। देखिए क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकता है कि जैसे यूपी है ना, तो वहाँ पे जो अवध जामदानी टेक्निक है वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो वाराणसी में होता है। ठीक है, बालूचरी बुनाई वाराणसी में होता है। ठीक है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ठप्पा छपाई फर्रुखाबाद इसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए क्वेश्चंस को आप प्लीज़ ऐसे समझिए कि किस टेक्निक की किस तरीके की बात किस जगह से संबंधित है। अगर बिहार की बात करें, अगर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में, तो 52 बूटी बुनाई ये नालंदा में प्रसिद्ध है। जो नालंदा है वहाँ पे 52 बूटी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वस्त्रों के लिए। खेता कढ़ाई किशनगंज प्रसिद्ध है इसके लिए। सो आई होप सो आप समझ गए कि क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, भारतीय खिलौनों की अगर बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने खिलौनों की सुरक्षा पहलुओं पर 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। खिलौनों से जुड़े कुल 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए गए हैं। इनमें से 7 मानक खिलौनों का सुरक्षा पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का हिस्सा है। ठीक है, सो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अगर बात करें तो यह अनिवार्य बनाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो खिलौने सुरक्षा के 7 भारतीय मानकों के अनुरूप हों। साथ ही ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है, ठीक है, से लाइसेंस के तहत उनके एक मानक चिन्ह, ठीक है, ISI का जो निशान है, यह सरकारी दिशा निर्देश 1 जनवरी 2021 को लागू हुआ है। आई होप सो कि आप ये याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है। ठीक है, और यहाँ BIS की बात कर लें। सो BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यह उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, और मानकीकरण, चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणन का सामंजस्यपूर्ण विकास इसका उद्देश्य है और मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को
नया बल प्रदान करना है। ठीक है, और 5 क्षेत्रीय कार्यालय की है तो पहला है कोलकाता पूर्वी और चेन्नई दक्षिणी, मुंबई पश्चिमी, चंडीगढ़ उत्तरी और दिल्ली मध्य। ठीक है, इसकी संरचना की बात करें तो 25 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री। ठीक है, तो आई होप सो आप समझ गए। मैं ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसी को पाकर ये चर्चा बना हुआ है। ठीक है, सो खिलौने से जुड़े 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए गए हैं। इनमें से 7 मानक खिलौनों की सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण का हिस्सा है। ठीक है, जो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश है, ठीक है, ये अनिवार्य बनाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं कि खिलौनों की सुरक्षा के 7 भारतीय मानक के अनुरूप होंगे। साथ ही जो भारतीय मानक ब्यूरो है से लाइसेंस के तहत उनसे एक मानक चिन्ह लेना पड़ेगा और यह सरकारी दिशा निर्देश 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। ठीक है, देखिए अब इस पे ये डिबेट का मुद्दा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग और कागजी प्रक्रियाएं कर दी जाती हैं जिसको पाकर चाइना हमसे बहुत आगे हो चुका है। ठीक है, खिलौना उत्पादन में, खिलौना एक्सपोर्ट में बहुत आगे हो चुका है। तो ये सब चीज़ें भी गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। हालांकि अभी पीटी है तो हम पीटी ओरिएंटेड ही बातें करेंगे। ठीक है, भारतीय खिलौने की बात करें तो मार्केट वैल्यू भारत का जो वर्तमान खिलौना बाजार है लगभग 1.5 अरब डॉलर का है। यह वैश्विक खिलौने बाजार का केवल 0.5% है, जो कि बहुत निराशा की बात है। ठीक है, और खिलौना उद्योग में बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम की बात करें तो स्थानीय स्तर पर खिलौना विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु खिलौना उद्योग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। हस्तशिल्प खिलौना क्लस्टर की बात करें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष यानी स्फूर्ति योजना के तहत है। तो ये आप याद रखना, स्फूर्ति। ठीक है, ये आप याद रखना योजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके तहत 6ठी कक्षा से छात्रों के लिए खिलौना बनाने का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है, सो आई होप सो कि आप समझ गए। विनिर्माण केंद्र की अगर बात करें और ये इम्पॉर्टेंट है, ये भारत में राज्यों के जगह हैं कि कहाँ पे कौन से खिलौने उत्पादित किए जाते हैं, निर्माण किया जाता है। सो आई होप्स आप इसको प्लीज़ देख लेना। ठीक है, काफ़ी रिलेवेंट होगा। जैसे कि गुजरात है थिगडा ठिंगला। ठीक है, निर्मात यहाँ पे इसकी आकार ऐसी होती है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, नटुन ग्राम डाल्स। ठीक है, तेलंगाना निर्मल खिलौने उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा है संबलपुर खिलौने और पत्थर के खिलौने। उत्तर प्रदेश बनारस के लकड़ी के खिलौने। तो आई होप सो कि ये आप याद रखना इसको। ठीक है, और ये स्टेट पीसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ें उठ सकती हैं। और ये जो एक नई प्रावधान लाया गया है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। कुछ सुर्खियों में रही हैं कलाकृतियाँ, उनको देख लेते हैं। सो प्रधानमंत्री ने बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों नेताओं को भारत की पारंपरिक कलाकृति भेंट की है। ठीक है, सो वो उसकी बात कर लेते हैं। पहाड़ी लघु चित्रकला जो कि कांगड़ा शैली में तैयार की जाती है। यह लघु चित्रकला और पुस्तक चित्रण की एक शैली है। यह भारत के हिमालय की तलहटी की स्वतंत्र राज्यों में विकसित हुई है। यह चित्रकला कांगड़ा क्षेत्र के एक प्रमुख शासक राजा संसार चंद जो कि 1775 से 1823 के संरक्षण में विकसित हुआ था यह शैली। ठीक है, कांगड़ा शैली जो है अब तक की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैलियों में से एक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। यह शैली अपने निर्मल सौंदर्य और निष्पादन की सूक्ष्मता के लिए जानी जाती है। ठीक है, माता नी पछेड़ी क्या है? माता नी पछेड़ी शाब्दिक अर्थ माती देवी के पीछे। ठीक है, पछेड़ी एक धार्मिक हस्त निर्मित वस्त्र है। इसके केंद्र में मातृ देवी का चित्र बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत गुजरात के घुमंतू बाघरी समुदाय के लोगों ने किया था। इसकी जो निचली जाति के कारण इन्हें माता के मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इस पर उन्होंने कपड़े के टुकड़ों पर देवी माँ यानी माता के चित्रों का चित्रण बनाना शुरू कर दिया और
स्वयं के पूजा स्थल बनाना शुरू कर दिया। माता नी पछेड़ी को गुजरात के कलमकारी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिणी भारत की कलमकारी कला से मिलती जुलती है। साथ ही इसमें चित्रकारी की एक ही विधि अर्थात बांस से बनी कलम का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये आप प्लीज़ याद रखना, माता नी पछेड़ी, क्योंकि इसमें एक रिवोल्यूशंस का भी संदेश मिलता है। तो आई होप सो कि आप इसके इम्पोर्टेंस को भी समझ सकते हैं। ठीक है, और ये किनके द्वारा, तो ये घुमंतू बाघरी समुदाय के द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है पिथौरा चित्रकला। सो क्या है? सो पिथौरा चित्रकला एक इतिहास काफ़ी पुराना है। हजारों वर्ष पुराने गुफा चित्रों में भी इस कला का दर्शन मिलता है। पिथौरा चित्रकला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वाले राठवा, भील और नायक व ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने को मिलती है। यह चित्रकला आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन और सामान्यताओं के संबंध में जानकारी देती है। पिथौरा चित्रकला में 7 घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। यह घोड़े उन 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राठवा समुदाय के निवास के स्थान के चारों ओर मौजूद हैं। पिथौरा चित्रकला एक कला शैली से अधिक अनुष्ठान है। ठीक है, और यह अनुष्ठान या तो भगवान के प्रति आभार प्रकट करने के लिए अथवा अच्छा व वरदान मांगने के लिए किया जाता है। तो आई होप सो आप इसको समझ गए। ये चित्र प्लीज़ आप देख लेना। ठीक है, सुलेमानी कटोरा। तो सुलेमानी या अकीय मध्यम स्तर या मूल्यवान पत्थर है। यह राज पिपला की भूमिगत खानों में और रतनपुर के नदी तल में पाया जाता है। ठीक है, इस पत्थर को इन कटोरों जैसी अलग अलग सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए निकाला जाता है। ठीक है, प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सुलेमानी पत्थर में किसी व्यक्ति के भीतर अथवा उसके आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उपचारात्मक गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, सो हीलिंग प्रॉपर्टी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ताई होप से इसको याद रखना। और 18वीं शताब्दी में खंभात का बंदरगाह अब आनंद जिले में है। सुलेमान पत्थर का उद्योग केंद्र था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 18वीं शताब्दी में खंभात का जो बंदरगाह है, ठीक है, अब आनंद जिले में है, सुलेमानी पत्थर के लिए जाना जाता था। तो सुलेमानी पत्थर का आप छाया चित्र देख सकते हैं कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाटन पटोला। सो यह शुद्ध रेशम से बुनी दोहरी इकत या पटोला का प्राचीन कला है। यह 11वीं शताब्दी के समय की उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र की कला है। पटोला वस्त्र दोनों तरफ रंगों और डिज़ाइन की समान गहनता दर्शाते हैं। इसकी रंगाई की जो तकनीक है बांधनी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा किन्नौरी शाल। यह हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध शाल है। आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। इसके ज्यामितीय डिज़ाइन पर मध्य एशिया संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव है। इसकी डिज़ाइन में ऐसे रूपांकन शामिल है जो आमतौर पर धर्मों और संस्कृति का प्रतीक है। इसके आधार पर रंग प्राकृतिक आधार धूसर, काला और भूरा, सफ़ेद तथा इसके अलंकरण के रंग नारंगी, नीला, हरा है। ठीक है, इन शालों का अधिकांशतः 2 भागों में बुना जाता है। इन भागों को फिर व्यापक रूप से हाथ की सिलाई के माध्यम से केंद्र से जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ में क्या है, रोगन चित्रकला। ठीक है, सो कार्ड मीटिंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री को सफ़ेद रोगन भेंट किया था। जो रोगन वस्तुतः वस्त्र पर की जाने वाली चित्रकला का एक रूप है। इसे 4 शताब्दियों से अधिक पुराना माना जाता है। वर्तमान में यह गुजरात के कच्छ के निरोना में केवल एक ही परिवार से संरक्षित है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और रोगन एक फारसी शब्द है। इसका अर्थ है वार्निश का तेल। इस कला में उबले हुए तेल और वनस्पति रंगों से बने पेंट का उपयोग किया जाता है। इस कला में अरंडी के तेल से बने एक विशेष पेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें सामान्यतः ज्यामितीय रूपांकनों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो आई होप सो समझना। और ये जो क्वाड मीटिंग हुआ था, ठीक है, क्वाड मीटिंग में
ये रोगन चित्रकला से निर्मित, और जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनको सफ़ेद रोगन भेंट किया गया है। तो आई होप सो समझ गए। नेक्स्ट है झांसी चित्रकला। सो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को झांसी चित्रकला का एक चित्र भेंट किया। यह चित्रकला का विकास 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था। तो इसमें कृष्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित स्टाइलिश बनाना शामिल है। झांसी शब्द सांझ या संध्या से लिया गया है, ठीक है। सो सांझी आप याद रखना, सॉरी मैं गलत बोल दिया था, झांसी बोल सांझी है, ठीक है। तो सांझी का जो अर्थ होता है सांझ या संध्या होता है, ठीक है। यह संध्या के समय मंदिरों में रंगोली बनाने की प्रथा से संबंधित है। आई होप सो इसको आप समझ गए। नेक्स्ट है पट्टा चित्रकला। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात के दौरान उन्हें पट्टिका चित्र पेंटिंग भेंट की है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। सो वस्त्र आधारित स्क्रॉल पेंटिंग उड़ीसा की एक विशिष्ट पेंटिंग है और इसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के दौरान मानी जाती है। इस पेंटिंग को एक विशेष कैनवास पर बनाया जाता है और इसमें सूती साड़ियों को इमली के घोल के साथ बिछाया जाता है और तत्पश्चात क्ले पाउडर से लेपित किया जाता है। यह कला श्री जगन्नाथ पंथ और पूरी में मंदिरों के परंपराओं से निकटता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है रत्नागिरी की शैल नक्काशी, ठीक है। सो विशेषज्ञों ने रत्नागिरी में प्रस्तावित मेगा ऑयल रिफाइनरी परियोजनाओं को अस्वीकार कर दिया है। इसके पीछे का कारण है परियोजना से यहाँ शैल कलाकृतियों का संभावित नुकसान हो सकता है। सो रत्नागिरी महाराष्ट्र के कोकड़ में स्थित है। सो आई होप सो आप ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र। सो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हुआ है। सो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, ठीक है, जो कि लगभग 400 से 200 ईसा पूर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अवनद वाद्य, घन वाद्य, सुमिध वाद्य और तत्वाद्य, ठीक है। तो इनको याद रखना और ये नाम याद रहे, पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है ढोकरा कला। सो बंगाल का लाल बाजार गांव ढोकरा गांव शिल्प का केंद्र बनता जा रहा है। यह गांव बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो इसकी अवस्थिति अब याद रखना। और पश्चिम बंगाल में 2 स्थान बिकना जो कि बांकुरा और दरियापुर जो कि वर्धमान ढोकरा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। सो जो ढोकरा धातु की एक ढलाई कला है, ठीक है। और इसमें ढलाई के लिए प्राचीन लुप्त मोम विधि जो कि मैंने ऊपर देख लिया है उसका उपयोग किया जाता है। यह तांबे और इसकी मिश्र धातुओं या कांस्य जैसी लौह धातु का इस्तेमाल करने के कारण विशिष्ट है यह, और ये एक प्राचीन परंपरा है और इसका प्रलेखित इतिहास जो लगभग 5000 ईसा पूर्व ईस्वी पुराना है, ठीक है। और यह झारखंड की पारंपरिक कला है, ठीक है। ये प्लीज़ अब याद रखना। सो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं जो आज के समय में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। सो प्रमुख व्यक्तित्व पे क्वेश्चंस उठता आया है। सो आई होप सो इसको देख लें। जैसे पहला है आदि शंकराचार्य, ठीक है। सो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 वैदिक मठ हैं, पहला है द्वारका, ठीक है। क्या है, भारत के पश्चिमी भाग में श्री शारदा पीठम या द्वारका शारदा मठ, ये सामवेद में मिलता है इसका इन्फॉर्मेशन। जोशी मठ जो कि भी चर्चा में था, वहाँ पे भूस्खलन हुआ है, मिट्टी धसी हुई है जिसको पाके जो वहाँ पे घर है वह उसमें दरारें पड़ चुकी, तो काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। सो भारत के उत्तरी भाग, ठीक है, में श्री ज्योतिर्पीठम या ज्योतिर्मठ, यह अथर्ववेद में इसका इन्फॉर्मेशंस मिला है, ठीक है। श्रृंगेरी भारत के दक्षिणी भाग में श्री शारदा पीठम या श्री श्रृंगेरी मठ, इसका इन्फॉर्मेशन यजुर्वेद में मिला है। और पूरी भारत के पूरी भाग
में श्री गोवर्धन पीठम या गोवर्धन मठ, इसका ऋग्वेद में इसका इन्फॉर्मेशन मिला है। सो इनके द्वारा स्थापित ये 4 वैदिक मठ है। आई होप सो कि आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने केरल के कलाडी गांव में श्री आदि शंकराचार्य के जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा किया था, ठीक है। सो इनका जो जन्मभूमि क्षेत्र है आप याद रखना कि केरल का कलाडी गांव, ठीक है, कलाडी गांव, आप इसको याद रखना, ठीक है। इनके बारे में जान लेते हैं। आदि शंकराचार्य को जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है, ठीक है। उन्हें अद्वैत, वेदांत और दशानामी संप्रदाय के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए भी कार्य किया है, ठीक है। और आदि शंकराचार्य के गुरु की बात करें तो गोविंद भगवत पाद, ठीक है, गौड़ पादाचार्य के शिष्य, ये वेदांत संप्रदाय के दार्शनिक थे। आदि शंकराचार्य ने इनसे गौड़पाद कारिका, ब्रह्मसूत्र, वेद और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया था। गौड़पाद कारिका यह सबसे पुराना प्रचलित अद्वैत वेदांत ग्रंथ है। गौड़पाद को स्पर्श योग और अजातिवाद की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है। तो आई होप सो इनके जो गुरु थे इनको याद रखना, गोविंद भगवत पाद, ठीक है, गोविंद भगवत पाद, ठीक है। यह वेदांत संप्रदाय के दार्शनिक थे, ठीक है। सो आई होप सो आप समझ गए। और इनके जो शिष्य हैं सो पद्मपाद, तोटकाचार्य, हस्तामलक और सुरेश्वराचार्य, ठीक है। इन सभी ने आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों का अलग अलग नेतृत्व किया था, ठीक है। मैं नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। पद्मपाद और तोटकाचार्य, हस्तामलक और सुरेश्वराचार्य, ये जो 4 वैदिक मठ थे इन्होंने नेतृत्व किया था, ये चारों लोगों ने, जो इनके 4 शिष्य हैं, ठीक है। और इनसे जुड़े अगर हम धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता जैसी धार्मिक ग्रंथों पर भाष्य लिखे थे। उदाहरण के लिए ब्रह्मसूत्र भाष्य, यह ब्रह्मसूत्र पर सबसे प्राचीनतम उपलब्ध भाष्य या टीका है। उन्होंने उपदेशहस्त्री अर्थात 1000 शिक्षाएं नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें अद्वैतवाद के उनके दर्शन का विस्तृत विवरण मिलता है। और अन्य रचनाओं की बात करें तो विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, वाक्य वृत्ति आदि, ठीक है। इन्होंने सौंदर्य लहरी, शिव आनंद लहरी, निर्वाण शतकम और मनीषा पंचकम जैसे 72 यानी 72 भक्तिमय तथा ध्यानपूर्ण सूक्तियों का भी रचना किया था। अद्वैत वेदांत की अगर बात करें तो इसके अनुसार ब्रह्म या आत्मा ही परम सत्य परमात्मा है जो बदलता नहीं है, ठीक है। सो आई होप सो कि ये लाइन याद रखना, क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उसमें पीटी में ये सब सारी चीज़ें नहीं आने वाली। हाँ, आपके इन्फॉर्मेशंस के लिए काफ़ी ये उपयोगी है, सो आप इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्वामी रामानुजाचार्य क्या है। सो केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसे श्रीनगर के सोनवर क्षेत्र में एक मंदिर में स्थापित किया गया है, ओके। और फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का भी अनावरण किया है। तो आई होप आप ये दोनों नाम से मिस मत होना कि जो स्वामी रामानुजा का प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस है ना, इसका जो श्रीनगर में किया गया है अनावरण, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री ने किया है यह हैदराबाद में स्वामी जो 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का प्रतीक है। तो ये दोनों नाम आप याद रखना, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस यह श्रीनगर और ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यह आपका हैदराबाद से संबंधित है, ठीक है। श्रीनगर की स्टैचू ऑफ पीस प्रधानमंत्री द्वारा जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर की
राजस्थान 2020 में अनावरण की गई स्टैचू ऑफ पीस से अलग है। ठीक है, तो आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है आज के समय में। ठीक है, रामानुजाचार्य के बारे में जान लेते हैं। सो यह 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु से संबंधित है और इनके जो गुरु हैं, ठीक है, प्रतिष्ठित उपाधि एम पेरूम अनार से सम्मानित किया गया था। इनका अर्थ है आप हमसे आगे। ठीक है, एक दार्शनिक रूप में श्री रामानुजाचार्य के जो योगदान हैं सो वे अलवार संतों यानी विष्णु उपासकों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने विशिष्टाद्वय के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। रामानुज ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया था। उन्होंने अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ठीक है, 9 शास्त्रों के रचनाकार उन्होंने श्री भीष्म, गीता भाष्य, वेदार्थ संग्रह सहित नवरत्नों के नाम से विख्यात 9 शास्त्रों की रचना की थी। उन्होंने वैदिक शास्त्रों पर भाष्य की रचना, देखिए क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है कि इनकी जो रचनाएं हैं तो इन रचनाओं को याद रखें, जैसे श्री भाष्य है, ठीक है, गीता भाष्य है, वेदार्थ संग्रह सहित, ठीक है, नवरत्नों के नाम से विख्यात 9 शास्त्र की रचना की थी। उन्होंने वैदिक शास्त्रों पर भी भाष्यों का भी रचना की है। मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए सही प्रक्रियाओं को स्थापित करने का श्रेय इनसे सबसे प्रसिद्ध तिरुमाला और श्री रंगम है। ठीक है, तो आई होप सो आप इसको समझ गए। नेक्स्ट है संत तुकाराम। सो हाल ही प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मंदिर शहर देहू में संत तुकाराम का शिला चट्टान मंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है, सो इन्हें तुकोबा या तुकाराम, बोल्लुभा, अम्बिले आदि के नाम से भी जाना जाता है। वह महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संतों में से एक थे। तो ये क्वेश्चन राइट आ जाता है कि इनका जुड़ाव तो भक्ति आंदोलन के संत थे या यह शिवाजी महाराज उनका बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने यरबदा सेंट्रल जेल में अपनी कारावास अवधि के दौरान उनकी कविताएं पढ़ी थी और उनका अनुवाद किया था। साहित्यकार की बात करें तो अभंग काव्य की रचना करता। यह साहित्य की एक मराठी शैली है जो आध्यात्मिक विषयों के साथ लोक कथाओं पर केंद्रित है। उनके जो कीर्तन हिंदू भगवान विष्णु के अवतार विठोबा या विट्ठल को समर्पित थे। तुकाराम गाथा के संकलनकर्ता, इनकी रचना मराठी भाषा में की गई थी। यह अभंग गाथा के नाम से भी लोकप्रिय थे। ठीक है, अगर समाज सुधार में बात करें तो उन्होंने जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया, कर्मकांडों का विरोध किया। उन्होंने अखिल भारतीय भक्ति साहित्य में वारकरी परंपरा का विस्तार किया। इनके वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो आई होप सो कि आप इसको समझ गए। नेक्स्ट है लचित बोरफुकन क्या है। सो हाल ही में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का 3 दिवसीय उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। सो क्या है, सो यह 17वीं शताब्दी में अहोम सेना के सेनापति थे। इनका जो राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा अहोम साम्राज्य के 5 बोरफुकनों में से एक के रूप में चुना गया था। ठीक है, और सराई घाट का युद्ध 1671 में इन्होंने मुगलों को पराजित किया था। इनके पार्थिव शरीर का जो अवशेष है वह लचित मैदान में रखे गए हैं और वह इस मैदान का जो निर्माण है 1672 में स्वर्गदेव उदयादित्य ने करवाया था। तो आई होप सो आप समझ गए कि जो लचित बोरफुकन हैं 17वीं शताब्दी में अहोम सेना के सेनापति थे। ये इम्पॉर्टेंट इनके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाता है। इन्होंने राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा अहोम साम्राज्य के 5 बोरफुकनों में से एक के रूप में इनको चुना गया था और 2023 में 400वीं जयंती इनकी 3 दिवसीय मनाया गया था नई दिल्ली में। तो आई होप सो आप समझ गए। ठीक है, और इनका जो पार्थिव शरीर है का जो अवशेष है वह लचित मैदान में रखे गए हैं। यह मैदान का निर्माण 1672 में स्वर्गदेव उदयादित्य ने करवाया था। ठीक है, और सराई घाट का युद्ध जो कि 1661 में हुआ था, इन्होंने मुगलों को पराजित किया था।
नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में प्लीज़ आपको जानकारी होना भी चाहिए। सो भारतीय पुनर्जागरण के जनक इनको माना जाता है, ठीक है। तो आई होप सो आप ये उनको याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय हैं को प्राप्त जो विभिन्न उपनाम और उपाधियां मिली, उन्हें 1831 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जो राम मोहन राय हैं उनको राजा की उपाधि किसने दिया था। तो 1831 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था। उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने आधुनिक भारत का जनक भी कहा था, ठीक है। सो आधुनिक भारत का जो जनक है ये उपाधि उनको गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत पथिक भी कहा था। सो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि इस नामों से भी जाना जाता था। जो राजा की उपाधि है वह अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय ने दिया था। आधुनिक भारत का जनक, ठीक है, आधुनिक भारत का जनक ये गोपाल कृष्ण गोखले और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत पथिक कहा था। अब इनको देख लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है भारतीय पुनर्जागरण के जनक, ठीक है, तो राजा राम मोहन राय हैं। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई है। तो आई होप सो याद रखना, ये 250वीं जयंती इनका जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के प्रेसिडेंसी के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। इनके जो पिता हैं नाम था रमाकांत राय और माता का जो नाम है तारिणी देवी था। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ इन्होंने वेदों, उपनिषदों, कल्पसूत्र और अन्य जैन ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। तो हालांकि इनके बारे में है, ठीक है, आप इसको प्लीज़ देख लेना। इन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म के धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया था और इस प्रकार की शिक्षा में उन्हें धार्मिक हठधर्मिता और सामाजिक बाध्यताओं के प्रति संवेदनशील बना दिया था, ठीक है। इनकी योगदान हमारे देश के लिए क्या है, हमारे इतिहास में क्या है, सो इसको देख लेते हैं। और हाँ, इनका जो मृत्यु है वह 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड के निवास के दौरान उनकी मस्तिष्कावरण शोध से मृत्यु हो गई थी। तो आई होप से ये भी याद रखना। अब इनके योगदान की बात करें तो बंगाल सती विनियमन 1829 में या विनियमन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के प्रशासन में पारित हुआ था। इस विनियमन में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ज्ञातव्य है कि राय ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर सती प्रथा के खिलाफ अथक प्रयास किए थे। इसके परिणाम स्वरूप यह पारित किया गया था। तो जो सती प्रथा का अंत हुआ था ना, ये इसके लिए इनको जाना जाता है। और ये विलियम बेंटिक ये गवर्नर जनरल आप याद रखना, ठीक है। सो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और इनके काफ़ी प्रयास के बाद यह लाया गया था, ठीक है। महिलाओं को समान अधिकार की बात करें तो इन्होंने महिलाओं के लिए समान विरासत के अधिकार की मांग करते हुए बाल विवाह और बहु विवाह का भी कड़ा विरोध किया था। शैक्षिक सुधार की बात करें तो इन्होंने शिक्षा के आधुनिकीकरण में विशेष रूप से पश्चिमी पाठ्यक्रम की शुरुआत के लिए अभियान चलाया था। इसी भावना से इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना का भी विरोध किया था, ठीक है। इनके द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों की बात करें तो इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, स्कॉटिश परोपकारी डेविस हेयर के सहयोग से। बाद में इसे प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना गया था। 1822 में आंग्ल वैदिक स्कूल की स्थापना की। 1826 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1830 में महासभा की स्थापना की अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से, ठीक है। बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से भी विख्यात हुआ। धार्मिक योगदान की बात करें तो हिंदू सुधारक के रूप में उन्होंने वेदांत और महानिर्वाण तंत्र में हिंदू शास्त्रों का एकात्मक प्रतिक्रिया दी। इन्होंने निम्नलिखित की स्थापना की थी,
क्या क्या? आत्मीय सभा, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स 1814, इसकी स्थापना वेदांत के एकेश्वरवाद के विचार पर दार्शनिक चर्चाओं को पोषित करने के लिए की गई थी। साथ ही यह मूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह, अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने पर केंद्रित था। नेक्स्ट था ब्रह्म सभा 1828, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ की गई थी। इसे ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मुस्लिम रक्षक, आस्था के एक मुस्लिम रक्षक के रूप में इन्होंने तुहफात उल मुआविदीन इक्केश्वरवादियों को एक उपहार 1803 और मोनोजोतुल आदिया की रचना की थी। ये दोनों ग्रंथ शास्त्रार्थ संबंधी ग्रंथ थे। ठीक है, ईसाई धर्म की अगर बात करें तो इन्होंने ईसाई मिशनरियों के साथ अपने वाद विवाद दो में पुराने और नए शास्त्रों के संपूर्ण ढांचे का एक एकात्मक संस्करण दिया था। प्रेस की स्वतंत्रता के क्षेत्र में बात करें तो इन्होंने 1829 और 1830 में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के समकक्ष याचिका दायर की थी। इन्होंने निम्नलिखित समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया था। क्या? संवाद कौमुदी, मून ऑफ इंटेलिजेंस वर्ष 1921 में स्थापित यह किसी भारतीय भाषा बंगाली में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है। मिरात उल अखबार, मिरर ऑफ न्यूज, यह वर्ष 1822 में स्थापित यह भारत का पहली फारसी समाचार पत्र था। राय इस अखबार के पहले संपादक है। आप ये याद रखना कि मिरर ऑफ न्यूज, मिरर ऑफ न्यूज यह भारत का पहला फारसी समाचार पत्र था। ठीक है, आर्थिक सुधार की बात करें तो भारत के आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेज उत्तरदायी ठहराए गए। गरीब किसानों के लिए आवाज़ उठाई इन्होंने। मुगल बादशाह के वजीफे में वृद्धि के लिए इनका योगदान जाना जाता है। राजनीतिक सुधार की अगर बात करें तो इन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी भारतीयों के नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। यूरोपीय लोगों की नस्ली श्रेष्ठता का विरोध किया था। ये लाइन प्लीज़ आप याद रखना कि इन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत की स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी भारतीयों के नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और यूरोपीय लोगों की नस्ली श्रेष्ठता का जो विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है श्री अरविंदो। ठीक है, हाल ही में श्री अरविंदो घोष की 150वीं जयंती मनाई गई है। श्री अरविंदो 20वीं सदी के बंगाली कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के एक कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त किया था। इन्होंने 1884 में लंदन के सेंट ऑफ पॉल स्कूल तथा 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से पढ़ाई की थी। साथ ही इन्होंने ICS की परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल किया था। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ICS, जो कि आज का IS के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वे भारत की स्वतंत्रता के लिए जन आधारित आंदोलन की मांग करने वाले आरंभिक नेता में से एक थे। अगर इनके योगदान की बात करें तो वे गर्मपंथी आंदोलन के अग्रदूत थे। ठीक है, इनके सहयोग की बात करें तो इनके सहयोग से 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस के हिस्सा थे। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान वह नरमपंथियों के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गर्मपंथ समूह में शामिल हो गए थे और इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो 1907 वाला आप याद रखना। ठीक है, आध्यात्मिक योगदान की बात करें तो 1914 में इन्होंने आर्य नामक एक दार्शनिक मासिक पत्रिका का शुरुआत किया था। इस पत्रिका की जो प्रेरणा से 1926 में मीरा अल्फासा के सहयोग से श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, सो आई होप सो कि आप इसको समझ गए। और साहित्यिक योगदान की बात करें तो 1893 से 94 में इंदु प्रकाश में उनके द्वारा लिखे गए लेखों न्यू लैम्प्स फॉर
ओल्ड शीर्षक प्रकाशित किया गया था। इसमें उन्होंने अंग्रेजों की अति उदारवादी राजनीति की आलोचना की थी। उन्होंने वंदे मातरम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, कर्मयोगिनी अंग्रेजी समाचार पत्र और धर्मा बंगाली साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की थी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि इन्होंने वंदे मातरम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, कर्मयोगिनी अंग्रेजी समाचार पत्र, धर्म बंगाली साप्ताहिक पत्र की शुरुआत किया था। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 के अवसर पर श्री अरविंदो के 5 सपने क्या थे? मनुष्यों को उच्च और व्यापक चेतना की ओर ले जाने के लिए विकास का चरण। ठीक है, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बेहतर, उज्जवल और शानदार जीवन के लिए विश्व संघ, वर्ल्ड यूनियन। ठीक, तो आई होप सो आप इसको समझ सकते हैं कि इनका क्या दृष्टि था, क्या विचारधारा था, क्या सपने थे। ठीक है, नेक्स्ट है छत्रपति साहू महाराज। ठीक है, तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने महान मराठा शासक छत्रपति साहू महाराज की 100वीं पुण्यतिथि 6 मई 1922 था इनका, जो कि 100वीं है आज के समय में पुण्यतिथि। ठीक है, साहू महाराज का जो जन्म है वो 1874 में कोल्हापुर जिले में हुआ था। वह आधुनिक मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। ठीक है, वह मूल रूप से यशवंत राव घाटगे के नाम से जाने जाते थे। साथ ही उनका पालन पोषण भोसले वंश में हुआ था। वे वर्ष 1894 में कोल्हापुर के शासक बन गए थे। तो देखिए इनकी रिपोर्ट क्या था कि ये जो मराठा साम्राज्य है ना, उसके संस्थापक के रूप में है ये। तो आई होप सो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और ये छत्रपति शिवाजी के वंशज थे। ठीक है, साहू महाराज के जीवन से संबंधित अगर प्रमुख घटनाओं की बात करें तो वेदांत विवाद। वेदांत वस्तुतः वैदिक धार्मिक संस्कारों को संदर्भित करता है। इसे समकालीन सभी द्विज जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए एक अधिकार के रूप में संज्ञा दी गई है। ठीक है, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के साथ अगर संबंध की बात करें तो उन्होंने अम्बेडकर को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वर्ष 1920 में दोनों ने मिलकर अस्पृश्यों के कल्याण के लिए एक सम्मेलन का भी आयोजन किया था। यह सम्मेलन में साहू महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को भारत में दलित वर्गों के सच्चे नेता की उपाधि भी दिया था। इसमें अतिरिक्त उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के समाचार पत्र मुकनायक को भी वित्त पोषण किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मुकनायक समाचार पत्र था। ठीक है, सो आई होप सो आप इसको समझ गए कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्लूरी सीताराम राजू। सो हाल ही प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाली जयंती समारोह का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया है। ठीक है, सो ये विशेष हो जाता है क्योंकि इनका जो जयंती है 125वीं, वो 1 वर्ष तक चलने वाली जयंती समारोह है। तो आई होप सो इसको याद रखना। इनके बारे में जान लेते हैं। सो इनका जन्म मद्रास की प्रेसिडेंसी के पश्चिमी गोदावरी जिले के मोगल्लू गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वह एक चमत्कारी पुरुष थे। ठीक है, उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां थीं। उन्होंने मनन्य विरुडू के रूप में भी जाना जाता है। उनका शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों का नायक। ठीक है, और इन्होंने रंपा विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका ये भी संबंध आ सकता है क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस में, कि जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं इनका संबंध किस विद्रोह से, तो रंपा विद्रोह याद रखना। क्रांतिकारी की अगर बात करें तो वह कलकत्ता सेक्रेटरीट सोसाइटी के सदस्य थे। उन्होंने चटगांव में क्रांतिकारियों की एक बैठक में भी भाग लिया था। ठीक है, इन्होंने पहाड़ी क्षेत्र रंपा और गुडेम में असहयोग आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये एक शानदार रणनीतिज्ञ थे। ठीक है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को भली भांति इनको ज्ञान था। अंग्रेजों के साथ गुरिल्ला युद्ध में शामिल थे। ठीक है, रंपा विद्रोह को देख लेते हैं। ठीक है, इस पर हालांकि मैं MCQ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें
तो चैनल पे जाकर जो डेली मैं क्विज़ कराता हूँ MCQ का, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। रंपा विद्रोह मन्यम विद्रोह भी कहा जाता है, यह आदिवासी विद्रोह था। ठीक है। मुत्तदार इस क्षेत्र के वास्तविक शासक थे। उन्हें जबरदस्ती औपनिवेशिक ढांचे के अधीन लाकर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को चुनौती दी गई थी। नए औपनिवेशिक शासन के तहत पोडू खेती, स्थापित खेती और अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसको पाकर ये हुआ था। औपनिवेशिक शासन ने स्थानीय लोगों के लघु वनोपज एकत्र करने के अधिकारों को भी छीन लिया था। आदिवासियों को जबरन वेट्टी अर्थात अवैतनिक श्रम में लगाया जाता था। अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वे ही वन उपज के एकमात्र स्वामी हैं और इस आधार पर उन्हें दमनकारी मद्रास वन अधिनियम 1982 के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। आई होप सो आप समझ गए कि इनका योगदान क्या है और ये किसके लिए इतना प्रचलित हुए। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। सुर्खियों में रहे कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति जैसे आचार्य चरक। सो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा के शुरुआत करने वाले छात्रों हेतु संशोधित महर्षि चरक शपथ की सिफारिश की है। ठीक है। सो आचार्य चरक का जन्म कश्मीर में हुआ था। उन्हें प्राणाचार्य चरक के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक के रूप में इनको माना जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, कि किस शासन काल में किस राजा के सानिध्य में थे, तो यह राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक माने जाते थे। ठीक है। कनिष्क के दरबार में रहने वाले अन्य विद्वानों में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व आदि शामिल थे। तो आई होप सो समझ गए। सो इन्होंने चरक संहिता का रचना किया था। आयुर्वेद पर एक संस्कृत ग्रंथ है यह। ठीक है। और मनुष्यों को बुनियादी शरीर क्रियात्मक और संरचनात्मक विवरण, ठीक है, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ आदि विषयों पर संबंधित है। चरक संहिता महर्षि भारद्वाज को समर्पित है क्योंकि यह कई बीमारियों के उपचार के लिए महर्षि भारद्वाज के छंदों का साथ अथर्ववेद से संबंधित है। आयुर्वेद पर अग्निवेश संहिता महर्षि अग्निवेश द्वारा रचित का उल्लेख भी चरक संहिता में किया गया है। ठीक है। तो आई होप सब इसको समझ गए। नेक्स्ट है देवास हायम पिल्लै। क्या है? सो देवास हायम पिल्लै यानी ब्लेस्ड लाजास्त्र को वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि दी गई थी। वह संत की उपाधि प्राप्त करने वाले भारत के पहले आम आदमी, ठीक, एक चर्च के गैर नियुक्त सदस्य थे। देवास हायम का जन्म 23 अप्रैल 1712 को कन्याकुमारी जिले के तमिलनाडु के नट्टम गांव में हुआ था। इन्होंने त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के दरबार में अपनी सेवाएं दी थी। वे त्रावणकोर के शाही घराने की सेवा करते हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कप्तान के संपर्क में आ गए थे। इसके कुछ वर्ष बाद 1745 में वह कैथोलिक ईसाई बन गए थे। ठीक है। ईसाई धर्म अपनाने के बाद पिल्लै ने लाजास्त्र नाम रख लिया था। इसका अर्थ था ईश्वर ही मेरी सहायता है। ठीक है। सो इनका पूर्व नाम भी आपको याद रखना है और जो फिर उन्होंने अपना नाम आधुनिक चेंज किया ये भी याद रखना है। तो आई होप सो कि आप इसको समझ गए। ठीक है। छत्रपति संभाजी। सो महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजी और धाराशिव करने का मंजूरी दे दी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद जो शहर है उनका नाम मतलब बदलने के लिए मंजूरी दे दी है। क्या क्या? जो औरंगाबाद है उसका नाम छत्रपति संभाजी, ठीक है, और जो उस्मानाबाद है, ठीक है, उसका नाम धाराशिव। ठीक है। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने की बात है। औरंगाबाद को मूल रूप से खड़की कहा जाता था। इसे 1610 में मलिक अंबर ने बसाया था। दक्कन पर औरंगजेब के शासन के दौरान यह उसका मुख्यालय बन गया। इस कारण इसका नाम बदलकर औरंगाबाद
कर दिया गया था। ये टाइमिंग भी याद रखना। 1610 में मलिक अंबर ने बसाया था। दक्कन पर औरंगजेब के शासन के दौरान यह उसका मुख्यालय बन गया था। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम उसने औरंगाबाद रख दिया था। संभाजी छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक सबसे बड़े पुत्र थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो संभाजी छत्रपति शिवाजी हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक के सबसे बड़े पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक बने। ठीक है, संभाजी को अपने लोगों और धर्म की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान देने के लिए याद किया जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए आप इसको। ठीक है, संभाजी द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं। संस्कृत ग्रंथ बुद्ध भूषण राजनीति, नायिका भेद, नखसीख या तथा सात शतक। इन्होंने नई पुस्तकों की रचना जैसे ब्रजभाषा में किया था। तो आई होप सो आप समझ गए। दारा शिकोह, सो हाल ही में उपराष्ट्रपति ने दारा शिकोह द्वारा लिखी गई पुस्तक मज्म उल बहरैन के अरबी संस्करण का विमोचन किया है। मज्म उल बहरैन का अर्थ है दो महासागरों का संगम। हिंदू धर्म, वेदांत और इस्लाम सूफीवाद के बीच का समानता का वर्णन किया गया है। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का श्रेष्ठ पुत्र था। वह अपने भाई औरंगजेब के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध हारने के पश्चात मारा गया था। उसे एक उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया जाता है। उसकी सूफी रहस्यवाद में गहरी रुचि थी। वह अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक मुल्ला शाह द्वारा शुरू किए गए सूफीवाद के कादरी सिलसिले का अनुयायी था। उसने फारसी में भगवत गीता के साथ साथ 52 उपनिषदों का भी अनुवाद कराया था। इसके पहले केवल कुछ उच्च जाति के हिंदुओं को ही ज्ञान था। ठीक है, दारा शिकोह अन्य प्रसिद्ध रचनाएं जैसे कि सफीनात अल औलिया, सकीनात अल औलिया, रिसाला ए हकनुमा, ठीक है, साथियात या हसनात अल आरिफीन, अक्सीर ए आजम, जग बसिस्त और तर्जुम ए अकवाल ए वासिली। ठीक है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर ये कृति आ जाती तो बताना पड़ेगा कि दारा शिकोह द्वारा ये निर्मित था। ठीक है, शाहजहां का श्रेष्ठ पुत्र था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सो 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। वर्ष 1922 में 2022 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने उनके चुने जाने की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, और प्रमुख उपलब्धि की अगर बात करें तो उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने भारत के ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विस्तृत आर्थिक आलोचना की थी। वे बॉम्बे एसोसिएशंस 1852 की सक्रिय सदस्य थे। यह पश्चिमी भारत में राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने वाला पहला संघ था यह बॉम्बे एसोसिएशंस। ठीक है, इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशंस 1867 का स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के संस्थापक के रूप में भी एक थे माने जाते हैं। वे राष्ट्रगोप्तार पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। प्रमुख कृतियों की बात करें तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दोनों याद रखना है आप प्लीज़। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी हमने देख लिया। उदा देवी क्या है? 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर उदा देवी की शहादत की स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। उदा देवी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में विद्रोह में शामिल हुई थी। ये एक दलित स्वतंत्रता सेनानी महिला थी। वह अवध की बेगम हजरत महल के शाही रक्षक दल की हिस्सा थी। वह लखनऊ में हुए युद्ध में अपने साहसिक संघर्ष के लिए प्रसिद्ध थी और इसे सिकंदर बाग का युद्ध भी कहा जाता था। ठीक है, पिंगली वेंकैया, राष्ट्र ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि समर्पित की है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। यह स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थे। ये स्वतंत्र भारत की भावना के पर्याय
बन गए थे। उन्होंने वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के लिए एक नया ध्वज तैयार किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे 1931 में आधिकारिक तौर पर अपना लिया था। ठीक है, इसने उस सांचे के रूप में कार्य किया जिस पर वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज का विकसित हुआ था। आई होप सो कि आप पिंगली वेंकैया को आप समझ गए। ब्रजवासी लाल वीवी लाल सो हाल ही में वयोवृद्ध पुरातत्वविद वीवी लाल का निधन हो गया है। अगर इनकी उपलब्धि की बात, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता और महाभारत काल के जुड़े स्थलों पर बड़े पैमाने पर कार्य किया था। ठीक है, इन्होंने सिंधु गंगा मैदान और उत्तरी यमुना गंगा दोआब के अनेक चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों की खोज की थी। तो आई होप सो आप इनको याद रखना। ठीक है, सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आपको ये सेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम रिलेवेंट लगे होंगे। देखिए, एक पार्ट में मैंने टोटल 3 चैप्टर को कवर किया है और कल्चर में टोटल 6 चैप्टर हैं, बचे हैं 3 और, जिसमें से हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को बहुत अच्छे से करा चुके हैं। आप चैनल पे जाकर के जैनिज़्म बुद्धिज़्म को देख लीजिए। टोटल 40 मिनट का 36 मिनट का वीडियो है। आप बहुत आपको मज़ा आएगा उसको देखने में। 2 टॉपिक और बचे हैं, उसको भी हम बहुत जल्द करा देने वाले हैं। सो आई होप सो कि इसको आप इंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।